Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 23 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड डेली करंट अफेयर्स को पढ़ें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल वही आपको क्या करना है, लाइक करना है। आप सभी के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा शेयर करेंगे सो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो पाएगी सभी की। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्च पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं। ये पूरी बुक का एक नाम है, इंग्लिश और हिंदी सेम वही है, सूरज कदे मरदा नहीं के लेखक कौन है, यानी इस बुक के आपको ऑथर का नाम बताना है। इस बुक के जो ऑथर हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बलदेव सिंह। इनका पूरा नाम है बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो पूरा नाम भी आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना कि कोई और पर्सन है, तो ये है इनका पूरा नाम बलदेव सिंह सदाकर्णम। इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। अब अगर बात करें इस पुस्तक के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग एक हत्याकांड हुआ था जिसमें मेनली हम किसको दोषी मानते हैं, कर्नल रीजिनल डायर को। ठीक है, उनके ही कुछ तथ्यों का वर्णन इस बुक में किया गया है। इसके अलावा इसमें एक बात और कही गई है कि भाई कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ड्वायर की हत्या की थी। सो उसके बाद उन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ओके, वंस अगेन सॉरी। तो उन्हें जो फांसी दी गई थी वो 31 जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दी गई थी, क्योंकि 1940 में ही उन्होंने जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी हत्या कर दी थी। सो ये बुक भी जो लॉन्च की जा रही है ये इसी डेट को लॉन्च की जा रही है, यानी अब जो 31 जुलाई 2020 आएगा उसी दिन उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस बुक को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सो आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा कि इस बुक में क्या है एक्चुअली। और ध्यान रखना इस बुक के ऑथर कौन है, तो इस बुक के ऑथर हैं बलदेव सिंह। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द चीफ मिनिस्टर्स हाउस टू हाउस राशन स्कीम। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। यानी दिल्ली कैबिनेट ने ये जो योजना है वो जिसका नाम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं नाम से ही, घर घर राशन। यानी आपको पता होगा कि जो राशन मिलता था वो आपको राशन जहाँ पे कुछ शॉप वगैरह होती थी वहाँ जाके राशन लेना पड़ता था, बट कोविड के चलते आपको राशन लेने जाना ना पड़े, आपको घर पर ही जो राशन कार्ड धारक हैं जिनके पास राशन कार्ड्स हैं उनको घर पर ही गेहूँ, आटा, चावल, चीनी के जो बैग्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि देखिए कोविड के चलते आप ज़्यादा अगर लोग जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी तेज़ी से फैल रहा है। तो दिल्ली सरकार ने अगले 6 से लगभग 7 महीनों के लिए ये योजना जो है वो लागू की है कि भाई अब आगे के 6 या 7 महीने में आपको जो राशन है वो आपके घर ही आया करेगा, आपको दुकान पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। द आंसर इज सी। और दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। सो ये भी आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स एक्सरसाइज आयोजित की है। तो इस एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना है, पासेक्स। तो भारत और अमेरिका के बीच, अमेरिका की नौसेना के बीच जो है वो ये एक्सरसाइज इस टाइम चल रही है। हिंद महासागर में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने जापान के साथ और फ्रांस वगैरह के साथ भी देखिए हिंद महासागर में
इसी तरह की एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, देखिए एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस करना, कि भाई आपको पता है किस टाइम भारत में जो चीन का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो भारत भी परेशान है और अमेरिका भी इस चीज़ से परेशान बहुत ज़्यादा है। सो इसी के चलते अमेरिका ने तो अपने जो शिप्स वगैरह हैं उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भी स्थापित कर दिया है। और इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ जो नौसेना एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास जो है वो चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच, जिसका नाम है पासेक्स। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटवाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, BEML। अब ये BEML है क्या, पहले इसके जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्लियर हो गई होगी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। ये एक्चुअली एक कंपनी है जो क्या काम करती है, जितने भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है। और इसके अलावा इसकी खास बात ये है कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को बनाने में। अब ये जो बात है क्वेश्चंस की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारे रक्षा मंत्रालय है जी, जो माइंस वगैरह के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खरीद के लिए उन्होंने BEML के साथ समझौता किया है कि भाई आपको पता है कि माइंस वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कह लीजिए सुरंग वगैरह बनवानी पड़ती है, उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। अगर आपको सुरंगें हटानी है, उन्हें नष्ट करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ही BEML के साथ यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लगभग आप कह लीजिए 557 करोड़ रुपए का जो है वो इस पर खर्च भी किया है। और ये जो उपकरण होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये स्वदेशी ही निर्मित होंगे, ठीक है। मतलब भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा इस उपकरणों को बनाया जाएगा। और इसके अलावा BEML के अनुसार वो रक्षा मंत्रालय को 2027 तक सारे ही जितने उपकरण हैं वो पूरा मुहैया करवा देंगे। 2027 तक के लिए उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। दो आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, BEML। इसके अलावा देखिए इसरो और DRDO के बारे में तो आप बहुत बार सुन चुके हैं। इसरो जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड DRDO हमारी डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। BHEL यानी भेल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये जितने भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उसको बनाने वाली एक कंपनी है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा इससे ध्यान रहे। सो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में। तो जो हमारे केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने नई दिल्ली में चिल्मसफोर्ड क्लब में भारत का पहला सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। ये एक मोबिलिटी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आपको 5 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर दिए जाएंगे। यानी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, जो वाहन आपने देखा होगा कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो चार्जिंग वाले होते हैं, तो उसके लिए ये जो हेल्प काफ़ी ज़्यादा ये जो चार्जिंग प्लाजा है ये हेल्प करेगा। इसके अलावा दूसरी तरफ देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल को यूज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक वाहन आप देखेंगे क्यों इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बिकॉज लोगों को चिंता होती है कि भाई चार्जिंग अगर हमारे जो वाहन है उसकी ख़त्म हो गई सो फिर वो उस वाहन को कैसे मतलब यूज़ कर पाएंगे। तो कार्स वगैरह आती हैं इलेक्ट्रिक वाली, आपके जो बाइक्स वगैरह होती हैं, स्कूटीज़ वगैरह होती है वो सब इलेक्ट्रिक आती हैं, बट लोग इतना ज़्यादा नहीं लेते। लोग पेट्रोल
एंड डीजल वाले लेते हैं तो हम एक तरीके से पेट्रोल एंड डीजल को सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा मिल जाएगा तो अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई है गाड़ी की तो आप चार्ज कर सकते हो, तो लोगों को गाड़ी को की चार्जिंग को लेके आगे चिंता नहीं रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इस पर्पस को लेके जो है वो नई दिल्ली में पहला चार्जिंग ईवी प्लाजा जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये पहला चार्जिंग प्लाजा जो है वो लगाया जा रहा है। धीरे धीरे करके इसको पूरे इंडिया में जो है वो फैला दिया जाएगा, मतलब इंडिया में डेवलप होता जाएगा धीरे धीरे करके। तो क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दैट इज किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? सो विच पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड? द आंसर इज फेम पे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने भी डिजिटल लेन देन होता है उसकी सुविधा को और ज़्यादा सेव करने के लिए इस पर्पस को लेके भारत का पहला नंबर रहित कार्ड लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा कार्ड पे एक नंबर लिखा होता है, जब जो आपका डेबिट कार्ड हो गया चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, तो उसमें आपका जो है वो यहाँ पे एक बड़ी संख्या में नंबर लिखा होता है। तो ये वाला जो कार्ड है ये नंबर लेस है, इस पर कोई भी नंबर जो है वो नहीं है। तो इससे आपका जो भुगतान, आपकी जो पेमेंट है वो और ज़्यादा सेफ हो सकती है। इसके अलावा जो ये फेम पे है ये मेनली इसने किशोरों के लिए जो है वो इस प्रणाली का शुरू किया है कि भाई जो किशोर वर्ग है उसको काफ़ी इजी पड़ेगा अगर वो अब कहीं भी लेन देन करता है। तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नकद, इन सारी परेशानियों से आसानी से छुटकारा मिल सकता है। सो फेम पे ने ऐसा जो है वो पहला नंबरलेस कार्ड भारत में लॉन्च किया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज भारत की पहली कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल जो है वो कहाँ किया गया है? सो ये किया गया है एम्स पटना में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है वो एम्स पटना में किया गया है। इस ह्यूमन ट्रायल के लिए 18 स्वयं सेवकों को चुना गया है। भाई आपको ऐसे कोई नॉर्मल जनरल ह्यूमंस को, पर्सन को नहीं चुना गया है। जो स्वयं सेवक होते हैं, जो सेवा वगैरह करते हैं, उनको चुना गया है। लगभग 18 लोगों को इसमें चुना गया है जिनके ऊपर प्रतिदिन वैक्सीन की 15 मिलीलीटर की उन्हें खुराक दी जाती है और फिर देखा जाता है 2 घंटे तक भी उसका असर क्या हो रहा है। तो ये 14 दिनों तक जो है वो पूरा ये ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि जो वो उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं वो पूरे तरीके से सफल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो ऐसा जो किया जा रहा है भारत में वो एम्स पटना में किया जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज ICC T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष तक स्थगित किया गया है? सो अब ये स्थगित कर दिया गया, तो अब ये कौन से वर्ष तक किया गया है? तो 2022 तक। यानी अब जो ICC T20 वर्ल्ड कप होंगे वो 2022 में होंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके चलते 2022 तक से स्थगित कर दिया गया है। सो 2022 से भी देखिए आगे 2023 में जो है आपको पता है कि विश्व कप जो है वो 2023 में भी हो सकता है ये, ठीक है। सो ये कोविड के चलते हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। इसके अलावा अगर बात करें जो ICC है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। इसके अलावा ICC के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है मनु साहानी। ये वर्तमान में CEO है ICC के। सो क्लियर हो गया आंसर इसका। आंसर इसका 2022 है, ठीक है। इस तो 2022 तक स्थगित हो गया है, उसके बाद 2023 में भी हो सकता है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण इनिशिएटिव या मनोदर्पण पहल जो है वो शुरू की है? तो ये शुरू करी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है वो इस पहल को शुरू किया है। अब इसके बारे में बात करें, इस पहल में है क्या? तो देखिए मनोदर्पण ये जो पहल है ये बच्चों के लिए, जो छात्र हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो पहल है वो शुरू की गई है। सो ये 21 जुलाई को शुरू की गई थी। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसके तहत इस
जो पहल है उसको शुरू किया गया। इसमें छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाएगा कि भाई कोविड के चलते उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए और उनकी जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से स्ट्रेस लेस होनी चाहिए, ज़्यादा उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पहल को लॉन्च किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं वो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं। सो क्लियर है 9th क्वेश्चन, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए 10th क्वेश्चन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वो किस तारीख से प्रभावित होगा। सो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो किस तारीख से प्रभावी होगा। ये जो अधिनियम है वो 2019 वाला है, ठीक है, और ये प्रभावी जो होगा वो 20 जुलाई 2020 से होगा, यानी ये प्रभावी हो चुका है। अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसका जो मेन पर्पस है वो जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने उपभोक्ताएं हैं, उनके जितने अधिकार हैं उनको लागू करना, उन अधिकारों की रक्षा करना। और मान लीजिए कोई अधिकार उपभोक्ता को नहीं दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सो अगर इस नियम के तहत कोई भी निर्माता या कोई विक्रेता उपभोक्ता को उसका हक नहीं दे रहा है, उससे मतलब जो अनुचित व्यापार कर रहा है या फिर, तो उसके इस एक्ट के तहत उसको लगभग मतलब उसको 1 महीने तक की सजा भी दी जा सकती है और इसके अलावा उस पर 1 लाख तक का जो जुर्माना है वो भी लग सकता है। तो ये जो एक्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो लॉन्च हुआ है या जिस तारीख से ये प्रभावी हुआ है वो तारीख ध्यान रखना, एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा, तारीख ही आपसे पूछी जाएगी। तो ये 20 जुलाई 2020 से जो है वो लागू हो गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन वैसे भी देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है एंड थोड़ा सा देखिए आपको फोकस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करोगे तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा है किस राज्य मंत्रिमंडल ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान ने जो है वो इसे मंजूरी दी है। अब ये है क्या, वन स्टॉप शॉप योजना। तो देखिए इसके तहत क्या होगा, जो भी कोविड-19 महामारी के चलते जो उद्योग वगैरह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, कोई उद्योग तो देखिए बंद हो गया था, आपको पता है कि कोविड के चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स चली थी। सो जो उद्योग जो बंद हो गए थे या जिनका जो कार्य है वो बिल्कुल ठप पड़ गया था, उन उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए जो है वो इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है वन स्टॉप शॉप योजना। सो योजना तो क्लियर होगी भाई योजना है क्या। तो अब ये किसके द्वारा शुरू करें, राजस्थान के द्वारा। इसमें जो उद्यमी हैं, जो भी मतलब शॉपकीपर्स हैं या जो भी हैं, उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी स्टेट के तहत, मतलब राजस्थान राज्य के तहत उनको सहायता भी दी जाएगी। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सो क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हमारे पास, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सो कौन से हैं वो पर्सन, उन पर्सन का नाम है रमेश बाबू बड्डू। बड्डू भी लिखा सकता है, बोडू भी लिखा सकता है हिंदी में, ठीक है। सो इन्हें अब बना दिया गया है करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ। अगले 3 सालों की अवधि तक ये काम करेंगे। और इन्होंने जगह किसके लिए है, तो इनसे पहले जो थे वो पीआर शेषाद्री थे। इन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण जनवरी 2020 में ही अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो अब चुना गया है रमेश बाबू बड्डू को, जो इनसे पहले मतलब जो इस एमडी करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ से पहले जो रमेश बाबू हैं, ये एसबीआई में डीएमडी यानी उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में जो है वो कार्य कर रहे थे। और इन्होंने अप्रैल में वहाँ से जो है वो रिटायरमेंट या वहाँ से इनका रिटायरमेंट हो गया था। सो क्लियर है।
अब उनकी रिटायरमेंट हो गई, तो अब ये कहाँ के बन गए, करूर वैश्य बैंक के बन गए। बात करें अगर करूर वैश्य बैंक की, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय करूर ही जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और जो वर्तमान में तो देखिए PR शेषाद्री तो हट चुके हैं, अब कौन बन गए हैं, रमेश बाबू पोड्डू बन गए हैं। सो ये ध्यान रखना, अब आपको CEO में इन्हीं का ही नाम जो है वो लिख के आना है या फिर टिक करके आना है। ओके, सो 12th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो स्टैटिक GS के क्वेश्चन तो अब हमारे शुरू होते हैं, बिकॉज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो सारे समाप्त होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज़ द प्रेजेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राज्यसभा के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन है। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि कौन है, वेंकैया नायडू है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद रखना, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही हमारे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ PNB। PNB का मतलब क्या है, फुल फॉर्म आई होप सो सभी को पता ही होगी। PNB की फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक, और हमें बताना है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी मुख्यालय कहाँ पे है। तो आंसर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी और CEO का नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं सो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सभी लोग कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और जो पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 इज डे एंड नाइट्स आर सिमिलर हेयर। मतलब दिन और रात कहाँ पे बराबर होती हैं। पोल्स यानी ध्रुवों पर, पोल्स को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव पर बराबर होते हैं, या मेन टाइम जोन पर, या अंटार्कटिका पर, या फिर इक्वेटर यानी इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको दोनों में इस क्वेश्चन समझा दूंगी। तो देखिए दिन और रात जो बराबर होते हैं वो हमेशा इक्वेटर पे बराबर होते हैं, और हमेशा ये नहीं कि इक्वेटर पे एक ही दिन होंगे, हमेशा ही दिन और रात पूरे साल दिन और रात इक्वेटर पे बराबर होते हैं। क्योंकि जो हमारी अर्थ से बीचों बीच एक रेखा जाती है इसे बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ऊपर का हेमिस्फीयर और एक नीचे का हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध। एक हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। सो यहाँ पर जो हमारी ये जो लाइन्स है ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर दिन और रात बिल्कुल ही बराबर के होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड। जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल कहते हैं। दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, फिर होते हैं मीजोस्फेयर मध्य मंडल, आइनोस्फेयर आयन मंडल और लास्ट में एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। तो जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कहाँ पे होती है, समताप मंडल में होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। और समताप मंडल की जो हाइट होती है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होती है। सो स्ट्रेटोस्फेयर हमारी सेकेंड लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद होती है ये। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो क्लियर होते जा रहे हैं क्वेश्चन, अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर ले बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्लस आपको PDF फाइल प्लस आपको क्विज वगैरह यहाँ पर रेगुलर कराई जाती हैं। सो चलिए गाइस मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में फिर से अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे साथ करते रहें। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड पढ़ते रहें। थैंक यू।